अरे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का बहुत ही अच्छा एक मॉडल पेपर। तो देखिए, आपको बस ये सब नियम पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़े हुए हैं तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन दिया है आभासी, उल्टा और छोटा। देखिए, याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया। दूसरा देखिए, आभासी सीधा और बड़ा। बात करें यहाँ पर उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तो बनता है, सीधा भी बनता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता है, इसलिए हमारा पर ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं, सी पे पहुंचेंगे बात को। आभासी उल्टा और बड़ा। तो देखिए, पहला और चौथा जो ऑप्शन है, ये इसमें भी आभासी लिखा उल्टा, तो आभासी प्रतिबिंब उल्टा तो बनता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना है, जो उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, कहीं भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए यहां पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब पहला प्रश्न बताया रेटिना, ऑप्शन दिया रेटिना पर, तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो भी पीत बिंदु पर, तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, दोष कोई होगा ही। रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के से पीछे बनता है, और नेत्र लेंस पर बनता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना, ये तो दोनों हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब इनमें बी और सी में चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी या फिर सी। देखिए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से दूर बनता है, याद रखना। दूरदृष्टि दोष यानी कि रेटिना से दूर प्रतिबिंब। तो ऑप्शन यहां पर जो सही हो जाएगा, रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर यहां सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 दिया हुआ है। दो चालक तार जिनके पदार्थ यानी एक ही पदार्थ के हैं, लंबाई और व्यास समान है, किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, तो श्रेणी और समांतर क्रम का अनुपात, समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का क्या अनुपात होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर लंबाई और व्यास समान है, इसका मतलब दोनों के प्रतिरोध समान है। ठीक, अब जब दोनों के प्रतिरोध समान होंगे तो हम ये मान लें कि पहले तार का प्रतिरोध जो है वो R है। नहीं, यहाँ पर हम R1 को क्या लिख लें, पहले तार का प्रतिरोध लिखेंगे R1, R1 इज इक्वल टू R, और दूसरे तार का प्रतिरोध भी क्या लिख लें, ये R लिख लें। अब जब श्रेणी क्रम में इनको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में इनका प्रतिरोध क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम में इनका प्रतिरोध हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि हम यहाँ पर 2R लिख लेते हैं। ठीक, और समांतर क्रम में क्या बन जाएगा, समांतर क्रम में जो इनका प्रतिरोध बनेगा वो हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक, अब उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का अनुपात बताना है, तो H इज इक्वल टू होगा, या H ये होगा V²/R। ठीक है, तो ये यहां पर हम लिख लेते हैं H1 की जगह पे V²/R
2R लिख लें, और H2 कितना लिख लें, H2 लिख दें V स्क्वायर अपान R कितना है, R तो आपने बताया कितना, ये R/2 है, तो मैं यहाँ पर R/2 ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो अब अनुपात निकालना था, तो यहाँ लिख देंगे H1 अपान H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान 2R, और H2 की जगह पे कितना हो जाएगा, ये होगा V स्क्वायर और अपान R/2, ये देखो V स्क्वायर अपान R और V स्क्वायर, यहाँ पे V स्क्वायर इंटू 2 लिख देंगे, यहाँ ये 2 और R हो चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो गया। अब R से R काट दीजिएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर काट दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन कितना मिल जाएगा, ऑप्शन में देखिए H1 अपान H2 लिख लीजिए, H1 अपान H2। देखिए ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे देखिए यहाँ पर 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो 4, तो 1 अनुपात ये 4 n से निकल के आ गया। तो ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1:4। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, बिजली के बल्ब के तंतु का फिलामेंट बना होता है, नाइक्रोम बताया, स्टील का बताया, टिन का और टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब यानी बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, टंगस्टन। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 1 माइक्रो ओम का मान कितना है। देखिए 1 माइक्रो ओम का मान, ऑप्शन है 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 और 1 ओम। तो 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वो होता है 10 की पावर -6, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, वैद्युत शक्ति का। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक नहीं, वैद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है, ठीक है। और दूसरा है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक एम्पियर होगा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, माइक्रो कूलाम। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वही है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है यूनिट। 1 किलोवाट घंटा या क्या होगा, इसको क्या जानेंगे, यूनिट के नाम से जानेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, टेस्ला है, वेबर है और आर्मस्ट्रांग है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो गया। अब आते हैं यहां पर सेकंड पार्ट में, उपखंड सेकंड ने लिखा, और ये रसायन विज्ञान का है। रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो हाइड्रोजन गैस निकालने वाला कौन सा तत्व है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा जरा बताइए भाई। पहला नंबर दिया है क्लोरीन, क्लोरीन नहीं सही है। तांबा, ये भी सही नहीं है। सल्फर, ये भी नहीं सही, लेकिन यहाँ पर जो जस्ता है, ऑप्शन नंबर सी, जस्ता तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। और इक्वेशन बनेगी Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि रासायनिक समीकरण दे रखी है। रासायनिक समीकरण क्या है? ये है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी क्रिया है? विस्थापन अवक्रिया है, द्वि अपघटन अवक्रिया है, संयोजन अवक्रिया है कि अपघटन अवक्रिया है? तो यहां पर जो समीकरण लिखी है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, यहां पर देखिए Fe जो है ये कॉपर विस्थापित हो जाता है Fe के स्थान से, यहाँ पे आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी ये F कॉपर विस्थापित हो गया, Fe इसके साथ ऐड हो गया और Cu यहाँ पर अलग हो गया। इसका मतलब हुआ ये कौन सी क्वेश्चन है? विस्थापन अवक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो गया है। अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्या बता रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एकल आबंध नहीं होता है, चतुष्फलक की रचना नहीं होती है, और सी सिंगल बॉन्ड सी आबंध कोण ये नहीं होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड सी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सी डबल बॉन्ड सी नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है अधातु क्या है? ये है कि फास्फोरस दिया हुआ है। यहां पर देखिए नीचे नहीं दिख रहा है, यहां पर F है, फ्लोरीन है, ये F, ये हो गया फ्लोरीन, और ये Al दिया हुआ है सोडियम यानी Na दिया हुआ है। अधातु इसमें कौन नहीं है? तो यहां पर अधातु फ्लोरीन नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, यानी फ्लोरीन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन यहां पर लिया है 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, और सी ऑप्शन दिया है क्षारीय, और डी होता है उदासीन। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और 13 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो 13 नंबर का आंसर आपको बताना है कौन सा सही है भैया। तो यहां पर ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा सोना, पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम। तो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालने का काम करती है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन 14 में, और 14 का आंसर आपको देना है कि मुकुलन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, और ये है ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट। अब अगला नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी आपको नहीं निकालना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया है ए अंडाशय, ऑप्शन बी दिया है गर्भाशय, और ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी नली। तो यहां पर कहा गया मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है अंडाशय भाग है, गर्भाशय भी भाग है, डिंब वाहिनी भी नली भी भाग है, बस शुक्रवाहिका ये मादा जनन मानव में मादा में नहीं पाई जाती है। मानव में मादा जनन तंत्र का ये भाग नहीं होता, ये पुरुषों में होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट
करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तथा ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पर जो ज़रूरत होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, जल की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। इस तरह से हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ऑप्शन दिया है त्वचा, फिर है फेफड़े और आहार नाल और वक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो बताइए जरा भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्र। फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर में कहा पित्त रस का श्रावण होता है, कहाँ पर होता है पित्त रस का श्रावण, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय और आमाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या है जरा आप लोग बताइए। वैसे यहाँ पर जो आंसर है वो सही, वो है यकृत, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और 19 में कह रहे हैं मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिका होती है 31 जोड़ी या फिर 21 जोड़ी, 41 या फिर 11 जोड़ी। तो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं ये 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 20 नंबर क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है, वो परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन है, ये आपसे पूछा गया है। गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग और वैसिक्टोमी, और यह है गर्भ समापन या गर्भपात। तो इसका स्थायी जो विधि है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसको नसबंदी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन तो आपने निपटा दिए। अब आगे आ जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न, और इनका देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, ये है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिएगा। तो देखो यहां पर क्या है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और भी अवतल दर्पण है, तो आप यहां पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी लिख देते हैं F = -15 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो U का मान लिख देंगे -30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी V का मान बताना है। तो V = क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या बनता है 1/V + 1/U = 1/F। V के स्थान पे कितना लिखेंगे, V का मान तो हमको पता नहीं है, रहने दीजिए। और U का मान कितना आएगा, U का मान आएगा -30, तो मैंने यहाँ पर U का मान -30 लिख लिया। फोकस दूरी कितनी आ गई, ये आई -15, तो ये लिख लिया। अब इसको हल करना है, तो 1/V लिख लीजिएगा, बराबर का निशान लगाइए, -1/15 लिखिएगा और +1/30 लिखिएगा। ठीक है, अब 1/V यहाँ लिख लीजिएगा, बराबर निशान लगाइए, और लघुत्तम यहाँ पर देखेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 30। ये हो गया। 15 का पहाड़ा 30 में लगाएंगे, 2 बार लगेगा तो -2 हो जाएगा, और 30 का पहाड़ा 30 में 1 बार लगेगा तो +1 हो जाएगा। तो 1/V = हो जाएगा -1/30। क्रॉस गुणा करेंगे तो V की वैल्यू निकल जाएगी -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमको बताना क्या था, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो एक आंसर निकल गया
30 सेंटीमीटर, जिधर वस्तु रखी होगी उधर ही होगी। ठीक, प्रकृति इसकी क्या होगी, ये जिधर वस्तु रखी उधर ही प्रतिबिंब बनना है, यानी कि ये हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये तो अभी आपको पहले ही मैंने बताया था, उल्टा हो गया। अब ये इसका साइज पूछा है, तो I/O इज इक्वल टू -V/U। I का मान कितना लिख दें, 2 सेंटीमीटर लिख दें, बिल्कुल करेक्ट। I का मान तो I लिखेंगे ना, और O का मान कितना लिखेंगे, O का मान हम यहां पर लिखेंगे, O का मान 2 सेंटीमीटर। ये चलिए 2 सेंटीमीटर यहां लिख देते हैं। तो ये I का मान हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर लिख लिया, माइनस V का मान कितना लिखेंगे, तो V का मान आ रहा है -30, और U का मान कितना आ रहा, U का मान आ रहा है -15। माइनस V है, V का मान 30 हो गया, और U का मान कितना है, U का मान है 30 सेंटीमीटर, 30 ही सेंटीमीटर। देखिए ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 30 लिखेगा, ये 30 हो गया। अब -30 कैंसिल हो गया, तो I का मान निकल गया -2 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये तो बात हुई। अब यहां पर जरा देखिएगा, ये फोकस दूरी कितनी बताए थे, फोकस दूरी तो बताए थे 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु कहां रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो एक बात जरा समझिएगा, यहां पर फोकस दूरी 15 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या पूछे तो वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या 30 होने का मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई। कहां पर रखी गई, वक्रता केंद्र पर। और वस्तु कोई वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। तो जरा देखिएगा, 30 पर वस्तु रखी और 30 पर तो प्रतिबिंब बन गया, उसी स्थान पे बन गया, और माइनस का मतलब हो गया उल्टा हो गया, और 2 सेंटीमीटर जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सही हो गया, एकदम 100% हम जान भी गए कि हमारा ये सवाल सही है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है, और सूर्य से प्रकाश से स्पेक्ट्रम के विभिन्न वर्णक्रम क्यों प्राप्त होते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन है, आराम से इसको तैयार करिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर दिया हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से संयोजित किए गए हैं। इन बल्बों में बहने वाली धारा कितनी है वो आपको निकालनी है। तो देखिए, जैसे एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये बना लिया हमने, और इस बल्ब पर कितना लिखा है, 60 वाट लिखा है, 60 वाट, और वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट लिखा है। दूसरा बल्ब जो है, वो दूसरा बल्ब है 100 वाट का, और वोल्टेज इससे भी 220 दिया है। इनको कह रहे हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और फिर इसको 220 वोल्ट लगाए हैं, ये वोल्टेज कितना लगा दिए हैं, 220 वोल्ट, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो बताना है। अब जरा देखो, ये दोनों किस क्रम में लगे, श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका मतलब दोनों में जो धारा जाएगी वो समान जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो पहले बल्ब में बात करें चाहे दूसरे बल्ब में बात करें, दोनों में बहने वाली धारा क्या होगी, समान होगी। अब धारा ये V = I/R, ये रिलेशन होता है विभवांतर धारा और प्रतिरोध में। हमको विभवांतर तो यहां से मालूम हो गया कितना, ये विभवांतर हो गया है 220 वोल्ट, ये दिया हुआ। यदि हम R पता कर लें इन बल्बों का दोनों का, तो यहां पर R की जगह पे लिख दें और करंट पता कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर एक सूत्र आपने पढ़ा है, P = V² / R। तो क्या करेंगे, यहां पर हम P1
इक्वल वी स्क्वायर अपान R1, तो R1 इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर अपान P1। ठीक है, अब R1 की जगह पे हमको R1 ही लिखना है, V की जगह पर हम 220 दो बार रिपीट करके लिख देंगे, 220 गुणे में, और P1 का मान कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे, ये हो गया 60। ठीक है, अब यहां से एक जीरो हटा देंगे और हमारे पास R1 की जो वैल्यू निकलेगी वो 220 गुणे 22 और बटे 6 हो जाएगी। यहाँ से भाग करिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो R1 का मान आप यहाँ पर निकाल लेंगे, कितना, ये आएगा 220 का गुणा करेंगे 11 से, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 11 दूना 22 का 2 हासिल मिल गया 2, 11 दूना 22 2 24, ये बन गया। ठीक है, और ये बटे में हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो ये हमारा लगभग जो प्रतिरोध जाएगा उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये R1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब इसी तरह से क्या करिए, R2 की वैल्यू निकालिए, तो ये R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, V कितना है, V हमारा हो गया 220 गुणा 220 और बटे में कितना लिखेंगे, 100 वाट लिखेंगे, तो ये दोनों जीरो हटा देंगे, तो ये बनेगा 422 और 22 का गुणा करेंगे तो 484 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 484 ओम ये निकल गया, और ये हमारा लगभग 3 से इसको चलिए भाग करिएगा, 3 और 8 24 हो गया। ठीक है, और ये जीरो यहाँ लगा देंगे, 3 6 18 यानी 800, ये 6 के करीब यहाँ पर बनेगा। 3 और 24 और 2 उतारेंगे, पहाड़ नहीं लगेगा, जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाए, 3 6 18 आगे छोड़ेंगे, तो R1 का मान आपको यहाँ से 806 मालूम हो गया है, और R2 का मान ये मालूम हो गया है। दोनों को जोड़ा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बन जाएगा आपका R इज इक्वल टू 806 और प्लस 484, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 4 6 यानी कि 1290 हो जाएगा। ये R का मान प्रतिरोध का 1290। अब 1290 जब आपको यहाँ से पता चल गया है प्रतिरोध का, अब यहाँ फार्मूला यही वाला लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जो पहले से लिखा था इसमें हम मान डालेंगे। V की जगह पर आप 220 लिख देंगे, I की जगह पे I लिखेंगे और R की जगह पे 1290 लिख देंगे। बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना आपका काम बच गया। देखिए एक जीरो यहाँ से हटा लीजिएगा, ये कट गया, तो 22 बटे आ गया 129। ठीक है, 22 बटे 129, बस आपको यहाँ पर भाग करके उत्तर लिख देना है। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे एक प्रतिरोध कहता है। ठीक है, अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा R समानुपाती L, दूसरा R समानुपाती 1/A, ये तो दो बातें होंगी। तीसरा पदार्थ पर निर्भर करेगा, और चौथा ताप पर भी निर्भर करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये लंबाई पर निर्भर करेगा, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ताप के अनुक्रमानुपाती, ताप बढ़ाएंगे तब भी इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को लिखना था। अब आगे आ जाइए, अब आ जाते अगले क्वेश्चन में। यहां पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन किसी परिनलिका में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा दिखाना है। यानी परिनलिका में विद्युत धारा का प्रवाह करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसको चित्र द्वारा दिखाना है। तो इसको आपको चित्र बना के तैयार करना है क्वेश्चन।
अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नहीं, आपको पहले समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का व्यंजक प्राप्त करना है, तो ये आपको डेरिवेशन तैयार करना है। कौन सा? R1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो डेरिवेशन तैयार करना है। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है और सवाल में देखें यहाँ पर कुछ छोड़ रखा, प्रतिरोध का मान नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर प्रतिरोध का मान अपने हिसाब से 2 ओम लिख लेता हूँ और यहाँ भी आगे दूसरे वाले पे भी 2 ओम प्रतिरोध डाल देता हूँ। अब आपसे जो पूछा गया है उसका आंसर देना है कि संलग्न परिपथ में आपको ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहां पर जो ये आपको 3 प्रतिरोध ये दिख रहा है, ये वाले, ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। किस क्रम में लगे? समांतर क्रम में। तो यहां पर हम समांतर क्रम का सूत्र जो सामने लिखा हुआ है इसी को अप्लाई कर लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू, ये 1/2 R1 का मान लिख लीजिएगा, इसका मान 1/6 लिख लीजिएगा और ये R3 का मान भी 1/6 लिख दीजिएगा। तो 1/R ये हो गया है और ये लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम 6 चला जाएगा, तो 3 इधर हो जाएगा और ये 1 होगा और 1 हो जाएगा। तो 1/R हो जाएगा 3 1 4 1 5, 5/6। तो R का यदि आप मान निकालेंगे तो R का मान हो जाएगा 6/5 यानी कि होगा 1.2 ओम। कितना होगा? 1.2 ओम। तो ये निकल गया। अब उसके साथ देखिए ये दोनों जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये वाले, ये दोनों जो प्रतिरोध हैं, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो अब हम जो चित्र नया बनाएं तो हमारा कुछ नया चित्र ऐसे बन जाएगा। एक ये 2 ओम का प्रतिरोध, एक ये 2 ओम का प्रतिरोध और फिर एक जो इन तीनों के स्थान पे प्रतिरोध है उसका मान आया 1.2 ओम। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम हो गया। यहाँ पर A लिखा गया है, यहाँ पर C लिखा गया है। हमको मान AC के बीच में निकालना है, तो ये हो जाएगा AC के बीच प्रतिरोध। तो यहां लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 2 + 2, ये बन गया, और प्लस 1.2, ये जुड़ के हो जाएगा आपका 4 1 5, 5/2। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए। चलिए फार्मूला भी लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम का जो संयोजन का सूत्र बनता है वो R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3। आगे भी प्रतिरोध लगे होंगे तो इसको हम R4 भी कह देंगे। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपने हल कर लिया है। अब आगे क्या है? अब आता है यहाँ पर उपखंड खा, और फिर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से 2 के उपयोग क्या हैं। धामन सोडा का उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, ये लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाना है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का खंड दिया हुआ है, एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको समझाना है। तो यहां पर आपसे कहा गया एल्कोहल और अम्ल के मध्य की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। ठीक है, अब यहां पर इनके दोनों को इक्वेशन देने हैं, तो इक्वेशन आपको देना है। फिर एस्टिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों को लिखना है, तो एस्टिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म लिखना है और यहाँ पर समीकरण लिखनी है। तो समीकरण को लिख सकते हैं CH3, एस्टिक अम्ल का सूत्र मालूम है सबको, CH3 COOH, CH3 COOH एस्टिक अम्ल हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दीजिएगा NaOH से, और क्या बनाएंगे CH3 COONA, ये बन गया, और ये बनेगा आपका H2O प्लस H2O। ये समीकरण आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, अगला नंबर देखिए। फिर
वर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। खाने के सोडे के निर्माण की विधि का वर्णन करना है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 का गा, पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, और पीएच मूल्य 8 वाले विलेन की प्रकृति क्या होगी वो आपको बताना है। देखिए यहां पर ध्यान ये देना है कि पीएच मूल्य का मान यदि 7 से कम है, देखिए पीएच मूल्य का मान ये है 7 से कम, पीएच मूल्य का मान 7 से, चलिए ऐसा लिख लें 7 से कम, ठीक है, तो वो विलेन होगा अम्लीय, यानी क्या होगा, ये अम्लीय होगा, अम्लीय, अम्लीय। और 7 से होगी यदि अधिक पीएच की वैल्यू, तो हो जाएगा 7 से अधिक, तो होगा क्षारीय। और यदि पूरा होगा विलेंस कितना, पीएच मान 7, तो विलेन होगा उदासीन, उदासीन, ठीक। तो इस आधार पे यहां पर देखिएगा 8 है, तो 8 के फिर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो गया, कैसा आंसर हो जाएगा, यहां पर क्षारीय विलेन हो जाएगा। कैसा होगा, क्षारीय, यहां पर आंसर आप लिख सकते हैं क्षारीय। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हम पहुंच गए धीरे धीरे ये अथवा वाले में, और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और निस्तापन क्या है, और साबुनीकरण और अपवर्जन कोई विषय में आपको यहां पर लिखना है। अब आते हैं खंड उपखंड गा में, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को आपको समझाना है। अथवा में क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, इसकी विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी तंत्रिका तंत्र को बताना है, परिभाषित करना है, और एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। और 11 नंबर क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन्स क्या हैं, और किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखना है, और उनके कार्यों का वर्णन भी करना है। और उसके लास्ट में अथवा क्वेश्चन है, पाचन तंत्र, वो भी मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और पाचन की क्रिया का वर्णन भी करना है। तो इस तरह से आपको ये पेपर तैयार करना है, ठीक है। तो कैसा पेपर आएगा, किस तरह का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब आपको यहाँ पर जानकारी हो गई है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी आपने पता कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है, लास्ट टाइम सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, वो सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, तो इसको समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा, ये बात अच्छी लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है ये सब लोग आप जान गए होंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बहुत अच्छे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।